नमस्कार साथियों, द ड्रीम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। देखिएगा, प्रतिदिन की तरह ही सोइल साइंस की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और सोइल साइंस के क्लास की शुरुआत करेंगे। लेकिन आपको पता ही है, क्लास की शुरुआत प्रतिदिन की तरह मोटिवेशनल शायराना अंदाज में होगी। तो बिल्कुल कहते हैं कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछते हो ये नीर कहां तक जाएगा? भाई, तुम समुद्र से क्यों पूछ रहे हो कि ये पानी कहां तक जाएगा? अरे खींचो अपने धनुष की बाण को और निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। तो अभी तो पूरी जान लगा दो, पूरी कोशिश कर दो, ठीक है। खींचो अपने धनुष की बाण को और निशाना साधो अपनी मंजिल का। बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा वो सब बाद में देखेंगे। अभी तो केवल और केवल धनुष के बाण को खींचना है, यानी कि तैयारी को दमदार करना है, मजेदार करना है। और यदि अपनी तैयारी को देनी है असली उड़ान, तो जुड़े रहिए द ड्रीम पॉइंट के साथ। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, जो सोइल साइंस पढ़ रहे थे हम, ठीक है, द ड्रीम पॉइंट जहां सपने होते हैं साकार, है ना। तो जो सोइल साइंस पढ़ रहे थे उसके तहत आज देखो, पहले तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा थे, वो लिखा देता हूं। पहला पॉइंट तो कौन सा था कि सर जो जैविक मृदा है ना, हाँ सर, जैविक मृदा, इस जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, ये आपसे बार 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 पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पूछा जाता है कि भैया बताओ, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? क्या सर, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है सर? आप कहोगे सर, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की जो मात्रा है वो 20% से अधिक होती है। बोलो ना, 20% से अधिक होती है। अब देखो, यहाँ 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? पहला प्रश्न, जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? आपने कहा सर 20% से अधिक, ठीक है, पहला प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न, जैविक मृदा किसे कहते हैं? ऐसी मृदा जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा 20% से अधिक हो, उसे जैविक मृदा कहते हैं। बनना है कि नहीं बनना है? एक लाइन से 2 प्रश्न, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो पश्चिमी राजस्थान है ना, हाँ सर, जो पश्चिमी राजस्थान है, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर इत्यादि जिले है ना, जिसमें आते हैं। हाँ सर, जो पश्चिमी राजस्थान है ना, पश्चिमी राजस्थान की जो मृदाएं है ना, हाँ सर, जो पश्चिमी राजस्थान की मृदाएं हैं, उन पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में जो जैविक पदार्थ की मात्रा है, वो जैविक पदार्थ की मात्रा है वो 0.1% से कम पाई जाती है। और ये प्रश्न आपको बार बार पूछा जाता है, 1.0% से कम पाई जाती है, 0.01 से कम, या 1.2 से कम कितनी पाई जाती है, वो आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक और लिखाऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान की मृदाओं में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी पाई जाती है सर? 0.1% से कम। कितनी सर? 0.1% से कम पाई जाती है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान। फिर खनिज मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है सर? एक तो होती है सर जैविक मृदा, एक होती है खनिज मृदा। कौन सी मृदा सर? खनिज मृदा। तो खनिज मृदा किसे कहेंगे? ऐसी मृदा, हाँ सर, ऐसी मृदा जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा? जैविक पदार्थ की मात्रा। ऐसी मृदा जिसमें जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी हो? 20% से कम हो। जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी हो सर? 20% से, 20% से, हाँ हाँ, कम हो। क्या सर? कम हो। यानी कि यहाँ पे 2 पॉइंट बन रहे हैं। कितने पॉइंट बन रहे हैं? 2 पॉइंट बन रहे हैं। एक तो जैविक मृदा वाला, एक खनिज मृदा वाला। आपको पूछा जाता है, बताओ जैविक मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? आप कहोगे 20% से अधिक। कितनी होती है? 20% से अधिक। फिर पूछा जाता है खनिज मृदा में जैविक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? हाँ हाँ सर, 20% से कम होती है। कितनी होती है? 20% से कम। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये 2 प्रकार की मृदाएं आपसे बार बार पूछा जाता है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी आप लिख दीजिएगा। अब जो अगला पॉइंट आता है वो आपके सुपरवाइजर के, जेट के और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा पॉइंट ऐसा कैसा लिखा हुआ है, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। क्या सर? मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालेंगे आप, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। हाँ सर, मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, ठीक है सर। मृदा उर्वरता और उत्पादकता की बात करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं सर मृदा उर्वरता की। मृदा उर्वरता की
अगर मैं बात करूं मृदा उर्वरता की, है ना, अगर भाई बात करें मृदा उर्वरता की, तो पादप वृद्धि के लिए अनुकूल दशाओं में मृदा द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों का प्राप्य रूप, क्या सर, पादप की वृद्धि हेतु, पादप की वृद्धि हेतु, पादप वृद्धि हेतु आवश्यक दशाओं में, आवश्यक दशाओं में, आवश्यक दशाओं में, आप लिखना, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है जो पूछी जाती है, चाहे 12th का एग्जाम ही क्यों ना हो, ठीक है, या बीएससी का एग्जाम ही क्यों ना हो। पादप वृद्धि हेतु आवश्यक दशा में, पादप वृद्धि हेतु आवश्यक दशा में पोषक तत्वों का प्राप्य रूप, क्या सर, पोषक तत्वों का, आवश्यक पोषक तत्वों का प्राप्य रूप, आवश्यक पोषक तत्वों का प्राप्य रूप, एक संतुलन रूप, है ना, संतुलित रूप, प्राप्य रूप क्या कहलाता है सर, मृदा उर्वरता कहलाता है। क्या कहलाता है सर, मृदा उर्वरता कहलाता है, ठीक है। उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन में प्रदान करने की क्षमता, है ना, उचित मात्रा तथा उपयुक्त संतुलन। भाई देखो, उचित मात्रा, या दो शब्द और जोड़ रहा हूं, उचित मात्रा तथा प्लस उपयुक्त संतुलन। अब आप देखना ये व्यवस्थित परिभाषा कैसे बढ़ती है, उपयुक्त संतुलन, है ना। मृदा उर्वरता, आपको पूछे मृदा उर्वरता क्या है, मृदा उर्वरता किसे कहते हैं, ठीक है, आप कहोगे पादप की वृद्धि हेतु आवश्यक दशाओं में, पादप की वृद्धि हेतु आवश्यक दशाओं में आवश्यक पोषक तत्वों का प्राप्य रूप तथा उचित मात्रा व उपयुक्त संतुलन क्या कहलाता है, मृदा उर्वरता कहलाता है। क्या कहलाता है सर, मृदा उर्वरता कहलाता है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब ये जो साथियों मृदा उर्वरता है, इसके दो प्रकार है। कितने प्रकार है इसके, दो प्रकार है। पहला तो है प्राकृतिक, कौन सा सर, प्राकृतिक उर्वरता, दूसरा है उपार्जित उर्वरता। तो सर जो पहली तो है हमारे पास वो है प्राकृतिक उर्वरता और दूसरी है उपार्जित उर्वरता। ये दो प्रकार हो गए मृदा उर्वरता के। अब जो प्राकृतिक उर्वरता है उसके बारे में पूछा जाता है और उपार्जित उर्वरता, इन दोनों के बारे में जब पूछा जाता है तो आप क्या कहोगे कि सर प्राकृतिक उर्वरता क्या है, तो आप कहोगे मृदा की प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होने वाली उर्वरता। मृदा की प्रकृति के अनुसार, मृदा का जो नेचर है ना, हाँ सर, मृदा का जो नेचर है ना, मृदा की प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होने वाली उर्वरता, मृदा की प्रकृति के अनुसार उत्पन्न होने वाली उर्वरता क्या कहलाती है, प्राकृतिक उर्वरता कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राकृतिक उर्वरता कहलाती है, ठीक है। जबकि उपार्जित जो है, उपार्जित खाद, उर्वरक, भूपरिष्करण, खाद, उर्वरक, है ना, भूपरिष्करण, सिंचाई इत्यादि क्रियाओं द्वारा जो उर्वरता उत्पन्न होती है, इत्यादि क्रियाओं द्वारा जो उर्वरता उत्पन्न होती है उसको कहते हैं उपार्जित उर्वरता। रिपीट कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मृदा उर्वरता है, हाँ सर, जो मृदा उर्वरता है वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। आप देखिएगा मैं बात कर रहा हूं मृदा उर्वरता की, रिपीट कर रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये दो प्रकार की है, एक तो है प्राकृतिक, हाँ सर, एक है उपार्जित। कौन सी सर, उपार्जित। प्राकृतिक जो मृदा की प्रकृति से उत्पन्न उर्वरता होती है, मृदा की प्रकृति के अनुसार जो उसमें उत्पन्न हो रही है उर्वरता, उसको तो क्या कहेंगे, प्राकृतिक मृदा उर्वरता। और उपार्जित मृदा उर्वरता किसे कहेंगे, जो क्या सर, खाद, उर्वरक, सिंचाई, भूपरिष्करण, अन्य क्रियाओं द्वारा जो मृदा में उर्वरता उत्पन्न हो रही है उसको कहेंगे उपार्जित मृदा उर्वरता। क्या कहेंगे, उपार्जित मृदा उर्वरता, ठीक है। अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक क्या पूछे जाते हैं आपसे, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इस मृदा उर्वरता के बारे में अगला पॉइंट आता है कि भैया बताओ मृदा उर्वरता को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित करता है या नहीं करता है। मृदा उर्वरता को क्या सर, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो अगर मैं बात करूं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों की, तो आप देखिएगा पहला कारक आता है, ठीक है। देखिएगा दो प्रकार के कारक है, एक तो प्राकृतिक कारक है, ठीक है। पहले तो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम। एक तो है प्राकृतिक कारक, है ना, नेचुरल, और एक है कृत्रिम कारक। कौन सा सर, कृत्रिम कारक। दो प्रकार के कारक हैं जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करते हैं, मृदा की फर्टिलाइजेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब प्राकृतिक कारक में पैतृक पदार्थ है, स्थलाकृति है,
ठीक है, मृदा आयु है, जलवायु है, मृदा अपर्दन है, मृदा की भौतिक दशा है, मृदा प्रोफाइल की गहराई है, ठीक है, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। अब देखो आपको केवल यही पूछा जाता है कि बताओ निम्न में से कौन सा कारक मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक कारक मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, निम्न में से कौन सा कारक प्राकृतिक है जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है, निम्न में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक है। ये आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं केवल इनके नाम लिखा देता हूं। ठीक है, आप देखिएगा अगर मैं बात करूं प्राकृतिक की, ठीक है, तो प्राकृतिक मृदा उर्वरता में कौन कौन से आएंगे कारक प्रभावित करने वाले। एक तो आएगा पैतृक पदार्थ, है ना, पैतृक पदार्थ। ये पैतृक पदार्थ और कहां पढ़ा था रे सर, जो पैतृक पदार्थ है ये हमने कहां पढ़ा था, जब हमने देखा था क्या क्लासिफिकेशन किया था हमने, सक्रिय कारक और निष्क्रिय कारक, है ना, सक्रिय कारक और जलवायु जीवमंडल सक्रिय कारक देखे थे, और निष्क्रिय कारक में हमने पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु और समय को देखा था। ठीक है, ये मृदा का जब हम पढ़ रहे थे बेसिक प्री से सॉइल का, उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक कौन सा है, पैतृक पदार्थ। इसके अलावा स्थलाकृति, हाँ सर स्थलाकृति, है ना। इसके बाद आता है मृदा आयु, कौन सा सर, मृदा आयु। एक आता है आपके पास जलवायु, कौन सा सर, जलवायु, मृदा आयु जलवायु, मृदा आयु जलवायु। एक आता है मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा, है ना, मृदा की भौतिक दशा। फिर मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, है ना, मृदा अपर्दन और मृदा प्रोफाइल की गहराई। मृदा अपर्दन क्या सर, मृदा अपर्दन, है ना, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल की डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल, डेप्थ ऑफ सॉइल प्रोफाइल इंग्लिश मीडियम वालों, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल की क्या सर, गहराई। और सर और तो बढ़िया है, लेकिन आगे देखो, है ना, मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा। ठीक है, ये तो है प्राकृतिक कारक। इनके अलावा कुछ आते हैं कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में देखो पैतृक पदार्थ, स्थलाकृति, मृदा आयु जलवायु, मृदा की भौतिक दशा, मृदा अपर्दन, मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, है ना, पोषक तत्वों की मात्रा लिख देना, है ना। इसके अलावा देखिएगा साथियों, एक आते हैं कृत्रिम कारक। कौन से आते हैं सर, कृत्रिम कारक। तो अगर मैं बात करूं कृत्रिम कारक की, ठीक है, तो कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं आपको भी पता ही है ना। अगर आप जरा सा लॉजिक लगाओ तो बता सकते हो भाई मृदा उर्वरता को कौन कौन से कृत्रिम कारक बिगाड़ते हैं या प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि सर जलाक्रांति है, जल की अधिकता कह सकते हो आप, है ना, फसल प्रणाली, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, इसके अलावा मृदा पीएच, मृदा सूक्ष्म जीव और मृदा जुताई का ढंग। ठीक है, सबसे पहला तो कौन सा सर, सबसे पहला तो जलाक्रांति, 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 जल की अधिकता कह दो, जल की कमी कह दो, है ना, जल से जो क्रांति उत्पन्न होती है, जलाक्रांति। फसल प्रणाली, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, फसल प्रणाली, कृत्रिम कारक की बात कर रहा हूं, है ना, जो मृदा को प्रभावित करते हैं उन कृत्रिम कारकों की बात कर रहा हूं। तो फसल प्रणाली, है ना, जलाक्रांति, मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, मात्रा, है ना। और सर इसके अलावा आप देखिएगा, है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से होंगे सर, हाँ, मृदा पीएच, मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा पीएच और मृदा सूक्ष्म जीव, मृदा सूक्ष्म जीव, है ना। और सर और तो बढ़िया है, और देखिएगा मृदा की जुताई, मृदा की जुताई की विधि और समय, मृदा जुताई का ढंग कह दो, मृदा जुताई का ढंग, जिसमें आप विधि व समय कह दो। विधि मतलब किस प्रकार से आप मृदा की जुताई कर रहे हो वो भी तो प्रभावित करेगा, सीधी बात है। और समय,
ठीक है, इनडायरेक्टली समय भी प्रभावित करता है। ठीक है, पीएच में आपको पता ही है भाई, पीएच कम होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा और अधिक होगा तो भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सूक्ष्म जीव बिल्कुल डेफिनेटली प्रभावित करते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता कितनी है वो भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसमें जो मृदा में उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ भी सूक्ष्म जीव की तरह अगर मात्रा में हेरफेर होता है तो कहीं ना कहीं वो मृदा में उर्वरता को प्रभावित करता ही करता है। ठीक है, फसल प्रणाली और जलाक्रांति आपको बता दिए गए। अब देखिएगा, मृदा उर्वरता की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता की। किसकी बात करते हैं सर? मृदा उत्पादकता की। अगर मैं बात करूं मृदा उत्पादकता की, किसकी बात करूं सर? मृदा उत्पादकता की। तो आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं मृदा उत्पादकता की, मृदा उत्पादकता की, ठीक है, तो मृदा उत्पादकता में आप देखिएगा कि मृदा उत्पादकता का अभिप्राय उसकी प्रति हेक्टर पैदावार देने की क्षमता, यानी कि अगर इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊं, इसकी परिभाषा बताऊं तो मृदा की क्या सर? मृदा की प्रति हेक्टर क्या सर? प्रति हेक्टर मृदा की प्रति हेक्टर उपज देने की क्षमता, उपज या उत्पादन की क्षमता क्या कहलाती है सर? कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ सोइल, कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ सोइल, क्या सर? कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पर हेक्टर ऑफ सोइल, वो क्या कहलाएगी सर? वो कहलाएगी मृदा उत्पादकता। क्या कहलाएगी? मृदा उत्पादकता। अब इसको साधारणतः किस में मापते हैं? या तो रुपयों में या प्रति हेक्टर उपज में। अब इसका मापन कैसे होता है सर? इसका मापन होता है या तो रुपए में, ठीक है, या फिर प्रति हेक्टर उपज में कह दो, प्रति हेक्टर उपज में। इसी प्रकार तो इसको मापते हैं। इसकी जांच कहां की जाती है सर? इसकी जांच की जाती है सर खेत में जाके। अब उत्पादन कितना होगा वो तो खेत में जाके ही पता करेंगे ना। और मृदा उत्पादकता का, हाँ, ये आप नोट लगा के लिख दीजिएगा, नोट लगा के लिखेंगे आप कि जांच, ठीक है, जांच में ऐसे दो बिंदु बना देना। एक तो यहां लिखोगे मृदा उर्वरता, ठीक है, यहां लिखना है मृदा उत्पादकता। दोनों ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं मृदा उर्वरता की जांच तो वो की जाती है प्रयोगशाला में। कहां की जाती है? प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला। और अगर मैं बात करूं मृदा उत्पादकता की तो वो जांच कहां की जाती है? खेत में। कहां की जाती है? खेत में, ठीक है। ये नोट लगा के अलग से पॉइंट लिखेंगे जांच के, ठीक है। अब आप देखिएगा मृदा उत्पादकता को कौन कौन से, मृदा की उत्पादन क्षमता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग आप डालेंगे मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक की, ठीक है, प्रभावित, फैक्टर विच इफेक्ट इट, प्रभावित करने वाले कारक, तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे? एक तो होगा सर मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति, मृदा की उर्वरता, ठीक है। मृदा उर्वरता मृदा उत्पादकता को प्रभावित करता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला तो कौन सा सर? मृदा की भौतिक दशा, मृदा की जो फिजिकल कंडीशन होगी वो डेफिनेटली 101% मृदा की उत्पादकता को प्रभावित करेगी। आपको भी पता है यदि मृदा की भौतिक दशा खराब है तो उत्पादन कम होगा, संतुलित नहीं है तो उत्पादन कम होगा, और अगर संतुलित है, एकदम परफेक्ट है, भौतिक दशा फिजिकल रूप से मृदा एकदम परफेक्ट है तो उसका उत्पादन डेफिनेटली अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। तो पहला तो कौन प्रभावित करती है? मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा। इसके अलावा सर कौन प्रभावित करता है मृदा की उत्पादकता को? मृदा की स्थिति और मृदा की उर्वरता। तो मृदा की स्थिति और सर, और तो बढ़िया है ना। मृदा की स्थिति के अलावा और कौन प्रभावित करता है? मृदा उर्वरता, मृदा उर्वरता निश्चित रूप से पोषक तत्वों का संतुलन होगा तो उत्पादन अच्छा होगा, पोषक तत्वों का संतुलन नहीं होगा तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो, डेफिनेटली आप कह सकते हो, यू कैन से डेफिनेटली दैट मृदा उर्वरता सोइल फर्टिलाइजेशन इफेक्ट किसको? सोइल प्रोडक्टिविटी है ना,
मृदा उत्पादकता को मृदा उर्वरता निश्चित रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, उत्पाद की मांग और यातायात के साधन। उत्पाद की मांग, अब बाजार में किस चीज की मांग है उसके अनुसार यदि मृदा की उत्पादकता नहीं होगी, ठीक है, तो भी वो सीधी बात है प्रभावित होगी। उत्पाद की मांग और यातायात के साधन, यातायात के साधन, ये एक्स्ट्रा में लिख रहा हूं, यातायात के साधन। ठीक है, मैन तो ये 4 पॉइंट ऊपर वाले ध्यान रखना है। ठीक है, और सर अन्य कारक कौन कौन से हैं? जैसे मौसम की प्रतिकूल दशा, जंगली जानवरों द्वारा फसलों का नुकसान। बिल्कुल, अन्य कारक में आप लिखेंगे, या लिखेंगे आप अन्य कारक। क्या लिखेंगे? अन्य कारक, अन्य कारक। अन्य कारक में आप कह सकते हो भाई ये तो मौसम की प्रतिकूल दशा, मौसम यदि विपरीत है तो भी मौसम की प्रतिकूल दशा, मौसम प्रतिकूल दशा। ठीक है, इसके अलावा सर आप कह सकते हो कि जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान, जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान भी प्रभावित करता है। जंगली जानवरों द्वारा फसल का नुकसान ये भी तो प्रभावित करता है। हाँ सर, प्रभावित करता है डेफिनेटली। ठीक है, इसके अलावा सर आप कह सकते हो कीट और बीमारियां, कीट बीमारियां आदि, है ना। 3 पॉइंट आप एक्स्ट्रा में ये याद रखोगे, और ये तीनों भी सीधी बात है, आपको पता ही है भाई मृदा की उत्पादकता, जो उपज करने की क्षमता है, उत्पादन करने की क्षमता है, उसको इनके अलावा सर मौसम अगर विपरीत होगा तो सीधी बात है, यदि ज्यादा बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम, कम बारिश होगी तो भी प्रॉब्लम। ठीक है, और जंगली जानवर कई बार फसल को नष्ट कर लेते हैं। ठीक है, बाजरा, मूंगफली आदि को खा जाते हैं। ठीक है, और अरंडी जैसी कोई फसल है तो उसको तोड़ फोड़ देते हैं। ठीक है, बांट देते हैं। ठीक है, और कीट और बीमारियां, सीधी बात है, कीट और बीमारियां तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन अन्य कारक में लिखा जाता है तो हमने अन्य कारक में लिखा है। ठीक है, अब आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट जो लिखा रहा हूं यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, और आते ही रहे हैं और आएंगे भी। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, उत्पादक भूमि सदैव उर्वर होती है, परंतु उर्वर भूमि सदैव उत्पादक हो आवश्यक नहीं। यानी कि जो उत्पादक भूमि है, जो उत्पादन करने वाली भूमि है, एक नोट लगा के पॉइंट लिखना कि उत्पादक भूमि सदैव हमेशा उर्वर होती है। कैसे, मैं अभी समझाता हूं। लेकिन उर्वर भूमि उत्पादक हो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, बोलो ना, जहां से भी बोल रहे हो बोलो, जहां बैठे हो, जहां से मेरी क्लास को देख रहे हो, बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं आप सबको। ठीक है, यानी कि उत्पादक भूमि, जिस भूमि का, जिस सॉइल का उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो हमेशा उर्वर होगी। सीधी बात है, उर्वर होगी तभी तो उत्पादन हुआ है। उत्पादक भूमि हमेशा कैसी होगी? उर्वर होगी। ठीक है, पोषक तत्वों का उसमें संतुलन रहा होगा, तभी तो वो उत्पादक हुई है। लेकिन जो उर्वर भूमि है, कोई भी उर्वर भूमि है जिसमें पोषक तत्वों का संतुलन हो, वो उत्पादक हो ऐसा आवश्यक नहीं है भाई। पोषक तत्वों के संतुलन से ही फसल उत्पादन नहीं होता है। ये पॉइंट, ये नोट वाला पॉइंट ये कहना चाहता है कि केवल और केवल पोषक तत्वों के संतुलन से ही फसल उत्पादन नहीं होता है। तो सर यदि पोषक तत्वों के संतुलन से फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, यदि पोषक तत्वों के संतुलन से फसल उत्पादन नहीं हो रहा है, इसका मतलब केवल और केवल किसी भी फसल के उत्पादन के लिए केवल पोषक तत्वों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। भले ही उसमें पोषक तत्व अच्छे हो, लेकिन अगर मृदा उत्पादकता को जो कारक प्रभावित करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मृदा की भौतिक दशा अच्छी नहीं है, या इसके अलावा मैं बात करूं मृदा की जो स्थिति है उसकी बात करें, या फिर यातायात के साधन, ठीक है, या कोई जानवर फसल को नष्ट कर रहा है। भाई मृदा उर्वर थी, अच्छी बात है, उत्पादन हो रहा था, लेकिन जानवर ने आके फसल को नष्ट कर दिया,
तो फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो उर्वर मृदा है वो उत्पादक होगी। समझ में आ गया क्या? बिल्कुल। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। ठीक है, अब आप देखिएगा, अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की साथियों, ठीक है, तो अगला पॉइंट है हमारे पास मृदा समस्याएं एवं प्रबंधन। क्या सर? मृदा समस्याएं एवं प्रबंधन, मृदा की कौन कौन सी समस्याएं हैं और क्या प्रबंधन है। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे मृदा समस्याएं व प्रबंधन। ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं मृदा समस्याएं एवं प्रबंधन की, तो अम्लीय, क्षारीय व लवणीयता की समस्या। पहली तो समस्या कौन सी होती है मृदा में? उसके अम्लीय होने की, उसके क्षारीय होने की, क्षारीयता, अम्लीयता। ठीक है, क्षारीय व लवणीय होने की समस्या। किसी भी मृदा की पहली समस्या तो यही होती है सर, कौन सी? कि वो भूमि, वो मृदा कहीं कम पीएच के कारण अम्लीय न हो जाए, कहीं ज्यादा पीएच के कारण क्षारीय न हो जाए, और कहीं बीच के पीएच के कारण लवणीय न हो जाए। तो पहली समस्या तो यही होती है मृदा की मुख्य समस्याओं में। पहली समस्या यही है कि अम्लीय, क्षारीय या लवणीय न हो जाए। अगर मैं आपको बता दूं, एक शब्द है पीएच। कौन सा? पीएच। इस शब्द को दिया था 1909 में, 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने। किसने दिया? एसपीएल सोरेनसन ने। तो जो एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में ये शब्द दिया, ठीक है, इस शब्द के बाद, ठीक है, अब ये जो पीएच है ये है क्या? ये एक प्रकार की स्केल है। क्या है? स्केल है। इसके द्वारा किसी भी तत्व के अम्ल, क्षार अथवा उदासीन या लवणीय होने का पता चलता है ना। पीएच शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने किया। एसपीएल सोरेनसन ने किया। इस एसपीएल सोरेनसन की अगर मैं बात करूं, तो अम्ल, क्षार और लवण या उदासीन किसी भी तत्व का होना या नहीं होना वो इस स्केल के द्वारा नापा जाता है। समझ में आया क्या? ठीक है सर। तो अगर किसी मृदा या तत्व का पीएच 7 से कम है, हाँ भाई 7 से कम है, तो वो क्या है सर? अम्लीय है। अगर किसी का पीएच 7 से अधिक है, 7 से ज्यादा है, तो वो क्या है सर? क्षारीय है। क्या है सर? क्षारीय है। और अगर 7 ही है, फिक्स 7 है, तो क्या है वो? उदासीन है। क्या है सर? उदासीन है। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब आप देखिएगा दूसरी समस्या कौन सी आती है? दूसरी आती है सर मृदा क्षरण की समस्या। ठीक है, पहली समस्या तो लिख दी भाई, अम्लीय, क्षारीय और लवण होने की समस्या, उदासीन होने की समस्या। ठीक है, दूसरी आती है कौन सी सर? दूसरी समस्या हमारे पास आती है मृदा क्षरण की समस्या। मृदा क्षरण। अब मृदा क्षरण कई प्रकार का होता है, जल क्षरण और वायु क्षरण इसमें मुख्यतः है। ठीक है, दूसरी कौन सी है सर? मृदा क्षरण की समस्या। मृदा क्षरण की समस्या। ठीक है, और एक तीसरी समस्या आती है हमारे पास, कौन सी सर? कौन सी सर? सैम की समस्या। जल की अधिकता की समस्या को सैम कहते हैं। सैम, जलाधिकता को, जल की अधिकता, ये सैम की समस्या भी एक मुख्य समस्या है मृदाओं की, है ना। सैम की समस्या, है ना। इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान। तो ये 3 समस्या डियर साथियों हमारे पास आती है मृदा को लेकर। ठीक है, अब एक मापक इकाई की बात करते हैं, पीएच की। ठीक है, तो देखिएगा ये 3 समस्या आपको पूछी जाती है, निम्न में से मृदा की मुख्य समस्या है या नहीं है, ऐसे करके आपको पूछा जाता है। तो ये भी आप थोड़ा सा क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे, डोंट वरी। अगर टीडीपी के साथ जुड़े हो तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये है संकल्प हमारा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पीएच की। पीएच, है ना। पीएच या पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारकता का एक माप है। सीधी बात है, ये क्या है? एक मापक है। एक मापक है, और किसका मापक है? अम्लीयता, क्षारीयता, है ना। विलयन का मापक है। किसका? विलयन का। सॉल्यूशन का मापन है, विलयन का मापक है। ठीक है, अम्लीयता नापता है, क्षारीयता नापता है, और उदासीनता या लवणीयता भी आप कह सकते हो। ठीक है,
अब देखिएगा पीएच शब्द एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में दिया, बता दिया मैंने आपको भाई पीएच शब्द को। एसपीएल सोरेनसन सर थे, एसपीएल सोरेनसन, है ना, ऐसे सर नहीं थे, एसपीएल सोरेनसन थे, है ना 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने दिया, ठीक है। और पीएच को पीएच मीटर द्वारा नापा जाता है, जो मृदा में H प्लस आयनों की सक्रिय सांद्रता है। अब इस पीएच स्केल द्वारा नापा जाता है, बता दिया, ठीक है। अब पीएच को पीएच मीटर द्वारा नापा जाता है, जो मृदा में H प्लस आयनों की सक्रिय सांद्रता है। तो मृदा में H प्लस मतलब सर हाइड्रोजन, क्या सर, हाइड्रोजन, मृदा में हाइड्रोजन आयन की सक्रिय सांद्रता, मृदा में हाइड्रोजन आयन की सक्रिय सांद्रता, है ना, सक्रिय सांद्रता, ठीक है, क्या कहलाती है सर, पीएच, है ना। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान। अब इसमें जो रेंज होती है वो होती है 0 से 14। कितनी रेंज होती है, 0 से 14 रेंज, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप देखिएगा, और 7 पर उदासीन है, सीधी बात है, मैंने आपको बता दिया। फसलों के लिए उपयुक्त पीएच, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट लगा के लिखेंगे डियर साथियों, ठीक है। स्टूडेंट नहीं बोलोगे, आप सब भाई हो बहन हो मेरी, ठीक है। देखिएगा, नोट लगा के एक पॉइंट लिखना। फसल के लिए आपको बार बार पूछा जाता है कि भैया बताओ फसल के लिए उपयुक्त पीएच कितना है, तो आप कहोगे फसल के लिए उपयुक्त पीएच है 6 से 7.5। कितना सर, 6 से 7.5, ठीक है। उदासीन पर नाइट्रोजन पोटास की उपलब्धता सर्वाधिक होती है, ठीक है। जब भी कोई पीएच उदासीन होता है 7 होता है, उदासीन जब पीएच होता है, उदासीन पीएच कोष्टक में लिखना 7.0, कितना, 7.0। तो उदासीन पीएच पर नाइट्रोजन और पोटास शॉर्ट में लिख रहा हूं, ध्यान रखना है। नाइट्रोजन और पोटास की उदासीन पर सर्वाधिक उपलब्धता होती है। सर्वाधिक क्या होती है, उपलब्धता होती है ना। यानी कि उदासीन पर नाइट्रोजन और पोटास की क्या होती है, सर्वाधिक उपलब्धता होती है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात का थोड़ा सा क्या रखोगे ध्यान, वो नोट लगा के अलग से लिखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं अगले पॉइंट की, तो उदासीन यानी कि न्यूट्रल पीएच पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होती है। अब उदासीन पर फास्फोरस की उपलब्धता अधिक होती है, लेकिन सर्वाधिक किन की होती है, फास्फोरस की अधिक होती है। मान लिया फास्फोरस की क्या है, अधिक है, लेकिन सर्वाधिक पूछे तो किसकी है सर, सर्वाधिक किसकी है, एन के, नाइट्रोजन पोटास। इस बात का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, या फिर साथियों चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं प्रतिदिन की तरह ही इसके आगे कल पढ़ेंगे, प्रतिदिन की तरह ही आज की क्लास भी आपको शानदार लगी होगी, दमदार लगी होगी, मजेदार लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना है। एकमात्र ऐसा चैनल जो कंप्लीट कोर्स फ्री करवा रहा है, तो हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, कंप्लीट कोर्स फ्री करवा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा सब्सक्राइब नहीं कर सकते। और ऐसे साथी जिन्हें वास्तविकता नीड है पूरे फ्री कोर्स की, उन तक तो ये वीडियो पहुंचा नहीं है, ये चैनल पहुंचा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सभी का तहे दिल से आभार।